स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ समय पुरानी बात है कि डेनमार्क देश में 3 भाई रहते थे। यह तो पता नहीं कि यह सब कैसे हुआ, पर एक बार उन तीनों भाइयों को एक एक वरदान मिला। दोनों बड़े भाइयों ने तो यह वरदान मानने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत ही यह इच्छा प्रकट की कि वे जब भी अपनी जेब में हाथ डालें तो उन्हें उसमें धन मिल जाए, यानी कि जब भी उनको पैसे की जरूरत हो तो उनकी जेब में हमेशा पैसे रहे। लेकिन सबसे छोटा भाई, जिसका नाम बूट्स था, उसने किसी दूसरे प्रकार की ही इच्छा प्रकट की। उसकी इच्छा थी कि जो भी स्त्री उसे देखे वही उसे प्रेम करने लगे। उन सब की इच्छा पूरी हुई, पर कैसे, इसके लिए अब आगे की कहानी सुनाओ। इन इच्छाओं के पाने के बाद दोनों बड़े भाइयों ने दुनिया देखने का प्रोग्राम बनाया। बूट्स ने उनसे पूछा कि क्या वह भी उनके साथ दुनिया घूमने चल सकता था, परंतु उन्होंने उसकी एक न सुनी और बोले, हम तो जहां भी जाएंगे राजकुमार समझे जाएंगे, मगर तुम एक बेवकूफ लड़के समझे जाओगे। तुम्हारे पास तो एक पैनी भी नहीं है और न कभी होगी, फिर तुम्हारी देखभाल भी कौन करेगा। पर बूट्स ने जिद की, कुछ भी सही, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। काफी प्रार्थना के बाद वे दोनों बड़े भाई उसको अपने साथ ले चलने के लिए मान गए, पर साथ में उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वह उनका नौकर बनकर उनके साथ चलेगा। बूट्स मान गया, सो वे तीनों चल पड़े। 1-2 दिन का सफर करने के बाद वे लोग एक सराय में आए। दोनों बड़े भाइयों के पास तो खूब पैसा था, सो उन्होंने बड़े शानदार खाने का ऑर्डर दिया, जैसे मुर्गा, मछली, गोश्त, ब्रांदी आदि। मगर बूट्स को किसी ने अंदर भी नहीं जाने दिया। उसे गाड़ी, घोड़े और सामान की देखभाल के लिए सराय के बाहर ही छोड़ दिया गया। उसने घोड़ों को अस्तबल में बांधा, गाड़ी को धोया और फिर घोड़ों के खाने के लिए घास लेकर गया। जब वह यह सब कर रहा था तो सराय के मालिक की पत्नी उसे खिड़की से देख रही थी। उसकी आंखें उस सुंदर लड़के के चेहरे से ही नहीं हट पा रही थी। हालांकि वह तो मेहमानों का केवल नौकर ही था। जितनी अधिक देर तक वह उसे देखती रही, उसे वह उतना ही अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। सराय का मालिक बोला, अरे तुम वहां खिड़की पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जरा जाकर देखो कि रसोई में खाना ठीक से बन रहा है कि नहीं। हमारे शाही मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं। पत्नी उधर से अपनी आंख हटाए बिना ही बोली, ओह, अगर उनको खाना पसंद नहीं भी आया तो न सही, मैं क्या करूं? मैंने अभी तक इतना सुंदर लड़का पहले कभी नहीं देखा। क्यों ना हम उसको रसोई में बुलाकर कुछ अच्छा सा खाना उसको खाने के लिए दे दें। ऐसा लगता है कि बेचारा काफी मेहनत करता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रसोई में जाओ और अपना काम देखो। पत्नी ने पति से लड़ना ठीक नहीं समझा, पर उसे एक विचार आया और वह एक कीमती चीज अपने एप्रन में छिपाकर सराय से बाहर आई। ये कीमती चीज थी एक कैंची। यह एक जादुई कैंची थी। इस जादुई कैंची का काम यह था कि इसको हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता था। वह बूट्स के पास आई और बोली, यह कैंची तुम रखो क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। इस कैंची की खासियत यह है कि इसको हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता है। बूट्स ने उसे नम्रता से धन्यवाद दिया और उससे वह कैंची लेकर अपनी जेब में रख ली। बूट्स के भाइयों का जब खाना खत्म हो गया तो वे फिर चलने के लिए तैयार हुए और बूट्स गाड़ी के पीछे नौकर की जगह पर खड़ा हुआ। फिर वे एक दूसरी सराय में आए। वे दोनों तो सराय के अंदर चले गए और बूट्स बाहर ही सामान आदि की देखभाल करने के लिए खड़ा रहा। भाइयों ने बूट्स को बताया कि अगर कोई तुमसे यह पूछे कि तुम किसके नौकर हो तो तुम कहना कि मैं 2 विदेशी राजकुमारों का नौकर हूं। ठीक है, इस बार भी वही हुआ जो पिछली सराय में हुआ था। सराय के मालिक की पत्नी ने जब उसे देखा तो वह तो बस उसे देखती ही रह गई। पति ने जब अपनी पत्नी को बाहर झांकते देखा तो उसने भी उससे कहा, वहां तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? जाओ और जाकर अपनी रसोई देखो। हमारी सराय में रोज रोज विदेशी राजकुमार नहीं आया करते। और जब वह अंदर नहीं गई तो वह उसको उसकी गर्दन पकड़कर अंदर ले गया। इस बार सराय के मालिक की पत्नी ने उसको एक जादुई मेज पोंछ दिया, जिसकी खूबी यह थी कि उसे बिछाने पर जो भी खाना सोचो
वही खाना उस मेजपोश पर आ जाता था। तीसरी सराय में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उस तीसरी सराय के मालिक की पत्नी ने बूट्स को देखा तो वह भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उसने उसको लकड़ी की एक टोंटी दी, जिसकी खूबी यह थी कि उसे खोलने पर जो भी पीने की चीज चाहो वही मिल सकती थी। बूट्स ने उसको भी नम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया और वह टोंटी उससे लेकर अपनी जेब में रख ली। एक बार फिर से वे लोग कड़ी सर्दी में अपने सफर पर चल दिए। अब की बार वे एक राजा के महल में पहुंचे। दोनों बड़े भाइयों ने अपना परिचय बादशाह के लड़कों के रूप में दिया, क्योंकि उनके पास खूब पैसा था और बहुत कीमती कपड़े थे। राजा ने उनका बहुत जोर शोर से स्वागत किया और राजमहल में उन्हें इज्जत से ठहराया गया। मगर बूट्स बेचारा उन्हीं फटे कपड़ों में था जिनको पहनकर वह घर से निकला था। उस बेचारे की जेब में तो एक पैनी भी नहीं थी। उसको राजा के नौकरों ने नाव में सवार कराकर एक टापू पर भेज दिया, क्योंकि वहां का यही नियम था कि जो भी गरीब या भिखारी वहां आता उसको उसी टापू पर भेज दिया जाता। राजा ने यह नियम इसलिए बना रखा था क्योंकि वह अपने स्वादिष्ट और अच्छे खाने और पहनने के बढ़िया कपड़ों को गरीबों की नजर से गंदा नहीं करना चाहता था। बचा हुआ खाना, जो केवल जिंदा रहने के लिए ही काफी होता था, भिखारियों से और गरीबों से भरे उस टापू पर भेज दिया जाता था। घमंडी भाइयों ने अपने भाई को ऐसी जगह जाते देखा मगर अनदेखा कर दिया, बल्कि वे लोग खुश ही हुए कि अच्छा हुआ, उन्हें उससे छुटकारा मिल गया। जब बूट्स उस टापू पर पहुंचा और उसने वहां के लोगों की हालत देखी तो उसे अपनी तीनों कीमती चीजों की याद आई। सबसे पहले उसने कैंची निकाली और उसे हवा में चलाना शुरू कर दिया और हवा में से बढ़िया बढ़िया कपड़े कट कट कर गिरने लगे। जल्दी ही भिखारियों के पास राजा और उन घमंडी भाइयों से भी अधिक कीमती और सुंदर कपड़े आ गए। उन कपड़ों को पहनकर वे सब बहुत खुश हुए और नाचने लगे, पर वे अब अपनी भूख के लिए क्या करें। अब बूट्स ने अपना मेजपोश निकाला और उसे बिछा दिया। अब क्या था, नाम लेते ही मेजपोश पर तरह तरह के स्वाददार खानों का ढेर लग गया। भिखारियों ने ऐसा खाना कभी जिंदगी में नहीं देखा था। उन्होंने खूब खाया और खूब खिलाया। ऐसी दावत तो राजा के महल में भी शायद कभी नहीं हुई होगी जैसी उन भिखारियों के टापू पर हो रही थी। अब तुम्हें प्यास भी लग रही होगी, सो लो, जो चाहो पियो, कहकर बूट्स ने अपनी लकड़ी की टोंटी निकाली और उसे खोल दिया। तरह तरह की शराब उसमें से निकलने लगी। इस प्रकार भिखारियों ने बूट्स की मेहरबानी से वह सब कुछ पाया जो किसी राजा को भी नसीब होना मुश्किल था। क्या तुम सोच सकती हो कि यह सब कुछ देखकर वहां क्या खुशियां मनाई जा रही होंगी। अगली सुबह राजा के नौकर भिखारियों के लिए खाना लेकर आए। वे दलिया आदि की खुरचने, कुछ पनीर के टुकड़े और डबल रोटी के सूखे टुकड़े लाए थे, लेकिन आज भिखारियों ने उनको छुआ तक नहीं। यह देखकर राजा के नौकरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस खाने के ऊपर वे रोज टूट पड़ते थे, आज वे उसको छूने भी नहीं आए। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्होंने देखा कि सारे भिखारी राजकुमारों जैसे शाही कपड़े पहने हुए हैं। राजा के नौकरों को लगा कि वे शायद किसी गलत टापू पर आ गए हैं, पर नहीं, यह तो वही टापू था जिस पर वे रोज आते थे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद यह कल वाले भिखारी की करामत रही हो, पर यह सब उसने कैसे किया होगा, यह उनके दिमाग में नहीं आया। वे महल लौट गए और उन्होंने टापू के बारे में कई सारी बातें राजा को बताईं। एक बोला, उनको इतना घमंड हो गया है कि उन्होंने आज के खाने को छुआ तक नहीं। दूसरा बोला, उस कल वाले लड़के ने सबको शाही कपड़े पहनने को दे दिया है। टापू पर रहने वालों का कहना है कि उस लड़के के पास एक ऐसी कैंची है जो हवा में चलाने से सिल्क और साटन के कपड़े काटती है। तीसरा बोला, उनके पास बहुत तरह का खाना और शराब पड़ी थी, इसलिए उन्होंने यह खाना छुआ तक नहीं। एक और बोला, और मैंने तो उस नए भिखारी की जेब में एक तोती जैसी चीज भी देखी थी। राजा की एक बेटी थी, उसके कानों में भी ये बातें पड़ी तो उसके मन में इस लड़के को देखने की इच्छा हुई कि अगर वह कैंची उसे बेच दे तो वह भी सिल्क और साटन के कपड़े पहन पाएगी। उसने अपने पिता को चैन नहीं लेने दिया और राजा को उस लड़के को बुलाने के लिए एक आदमी उस टापू पर भेजना ही पड़ा। जब वह लड़का महल में आया तो राजकुमारी ने देखा कि वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने पूछा, क्या यह सच है कि उसके पास जादू की कैंची है? बूट्स बोला कि हाँ, यह सच है कि उसके पास जादू की कैंची है। उसने अपनी जेब से जादू की कैंची निकाली और हवा में चलाने लगा। सिल्क, साटन और मखमल के कपड़ों के ढेर लग गए, पीले, हरे, गुलाबी, नीले। राजकुमारी ने कहा, यह कैंची हमें बेच दो, तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वही देंगे। बूट्स ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता,
क्योंकि ऐसी कैंची मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। जब वे लोग आपस में सौदेबाजी कर रहे थे तो राजकुमारी के साथ भी वही हुआ जो उन तीनों स्त्रियों यानी सराय के मालिकों की पत्नियों के साथ हुआ था। उसे लगा कि इतना सुंदर लड़का तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे लगा कि उस लड़के के बाल पीली साटन से भी ज्यादा पीले हैं, उसकी आंखें नीली मखमल से भी ज्यादा नीली हैं और उसके गाल गुलाबी सिल्क से भी ज्यादा गुलाबी है। वह उसको जाने नहीं देना चाहती थी, सो उसने सौदा छोड़कर उससे कैंची देने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी, जो बूट्स उसको किसी तरह भी देने के लिए राजी नहीं था। उसने उस लड़के से पूछा कि आखिर तुम्हें इसके लिए चाहिए क्या? बूट्स ने कहा, मैं अगर एक रात तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर फर्श पर सो जाऊं तो यह कैंची मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे डर लगे तो तुम अपने भरोसे के 2 चौकीदार रख सकती हो और रात भर कमरे में रोशनी भी रहने दे सकती हो। राजकुमारी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, सो बूट्स राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर रात भर सोया। 2 चौकीदार वहां रात भर रहे और कमरे में रोशनी रही, पर राजकुमारी को नींद नहीं आई, क्योंकि वह जब भी अपनी आंखें बंद करती उसके सामने बूट्स की सूरत नाचने लगती और फिर वह अपनी आंखें खोल लेती। रात भर यही चलता रहा। वह उसे उन सब लड़कों से सुंदर लग रहा था जो अब तक उससे शादी के उम्मीदवार रह चुके थे। अगले दिन राजकुमारी ने कैंची ले ली और बूट्स को भिखारियों के टापू पर वापस भेज दिया। अब उसे कैंची से कोई काम नहीं था, बस उसके मन में तो बूट्स की सुंदर सूरत बसी हुई थी। सो अब उसने उस अच्छे खाने के बारे में सोचा जो उस टापू पर बूट्स ने वहां के भिखारियों को दिया था। वह उसकी तह तक भी पहुंचना चाहती थी। सो बूट्स को फिर महल में लाया गया। जब राजकुमारी ने उन बढ़िया खानों के बारे में उससे पूछा तो उसने उसको मेजपोश के बारे में बताया और साथ में यह भी कहा कि वह उसको बेचेगा नहीं, लेकिन अपनी पुरानी शर्त पर उसको ऐसे ही दे सकता है। राजकुमारी राजी हो गई और बूट्स पहले दिन की तरह से फिर वैसे ही राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर सोया। इस रात राजकुमारी को और भी कम नींद आई। वह रात भर बूट्स का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखती रही और फिर भी उसे रात छोटी लगी। अगले दिन बूट्स ने अपना जादू का मेजपोश राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने राजा से बूट्स को महल में रखने की जिद की तो राजा ने कहा, किसी चीज की कोई हद भी तो होती है, हम इस तरीके से उसे यहाँ नहीं रख सकते, उसे टापू पर जाना ही होगा। और अगले दिन राजकुमारी की इच्छा के खिलाफ उसको फिर उसी टापू पर भेज दिया गया। जाते जाते राजकुमारी से उसने कहा कि उसको उन 2 राजकुमारों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो उनके महल में ठहरे हुए हैं। अब की बार राजकुमारी को उसकी शराब की याद आई तो वह फिर अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, उसके पास अभी एक चीज और है जो मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए मेहरबानी करके उसे एक बार और बुला दीजिए। राजा ने अनमने मन से उसको बुलवा दिया। इस बार जब बूट्स आया तो राजा ने भी उनकी बातें सुनी। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई टोंटी भी है? बूट्स ने फिर वही जवाब दिया, हाँ है। अगर राजा मुझे अपना आधा राज्य भी दे दें तो भी मैं उसे नहीं बेचूंगा, पर अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं तुमको वह ऐसे ही दे सकता हूं। राजकुमारी मुंह फेरकर हंसी। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा। पिता ने भी अपनी बेटी की ओर देखा तो उसको लगा कि उसकी बेटी इस लड़के को प्यार करती थी। राजा ने बेटी से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी शादी इस लड़के से कर देंगे, क्योंकि इसके पास ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वह हमारे जितना ही धनी है। बस फिर क्या था, बूट्स और राजकुमारी की शादी हो गई। राजा ने अपना आधा राज्य उन दोनों को दे दिया। उसके भाइयों को भिखारियों के टापू पर भेज दिया गया। वे वहां उस टापू पर धन का क्या करते, क्योंकि वहां तो खरीदने को कुछ था ही नहीं। अगर बूट्स ने मेहरबानी करके कोई नाव उन्हें लेने नहीं भेजी होगी तो हमें यकीन है कि वे लोग अभी भी वहीं होंगे। पर हम आशा करते हैं कि बूट्स ने उन्हें जरूर माफ कर दिया होगा। पर जब तक वहां बूट्स का राज्य रहा, उसने और उसकी रानी ने फिर किसी और को उस टापू पर नहीं भेजा। एक बार की बात है कि एक जगह एक पति पत्नी रहते थे। यह उन दोनों की दूसरी शादी थी, पर उन दोनों की उस स्त्री की पहली शादी से एक लड़की भी थी। स्त्री की बेटी बहुत ही सुस्त और आलसी थी और घर में कोई भी काम नहीं करती थी, जबकि आदमी की बेटी बहुत चुस्त चालाक थी। पर किस्मत की बात कि उसका कोई भी काम उसकी सौतेली माँ को पसंद नहीं आता था, इसलिए दोनों माँ बेटी आदमी की बेटी को घर से बाहर निकालना चाहती थी। सो एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों लड़कियां सूत काटने के लिए बाहर गई।
और एक कुएं के पास बैठकर सूत काटने लगी। स्त्री की बेटी के पास तो काटने के लिए रुई थी, पर आदमी की बेटी के पास कोई रुई नहीं थी। उसके पास बस कुछ कांटे थे। स्त्री की बेटी ने कहा, पता नहीं ऐसा कैसे होता है कि तुम बहुत जल्दी ही अपना काम खत्म कर लेती हो, पर मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाती। उसके बाद दोनों ने यह तय किया कि जिस किसी का सूत पहले टूटेगा वह कुएं में नीचे उतरेगा। सो उन्होंने अपना अपना सूत काटना शुरू कर दिया। पर जब वे सूत काट रही थी तो आदमी की बेटी का सूत टूट गया और उसको कुएं में नीचे उतरना पड़ा। जब वह कुएं की तली में पहुंची तो उसने अपने चारों तरफ चमकीली हरे रंग की शराब देखी, पर उससे उसको कोई चोट नहीं पहुंची। वह उस पर थोड़ी ही दूर चली थी कि उसके सामने एक हैज आई जिसको उसे पार करना था। हैज बोली, ओह, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरे ऊपर जोर से मत चलना, मैं फिर कभी तुम्हारी सहायता करूंगी। सो वह उससे कुछ दूर हटकर चलने लगी और इतनी दूर हटकर चली कि उसने उसकी एक डंडी भी नहीं छुई। वह थोड़ी दूर और चली कि उसको एक गाय मिली जो अपने सींगों पर दूध निकालने वाली एक बाल्टी लिए इधर उधर घूम रही थी। वह एक बहुत सुंदर और बड़ी गाय थी और उसके थन दूध से भरे हुए थे। गाय बोली, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरा दूध दुह दो, मेरे थनों में बहुत दूध भरा है, तुम जितना चाहो उतना पी लो और बाकी बचा हुआ मेरे खुरों पर डाल दो, फिर देखना कि मैं किसी दिन तुम्हारी सहायता करती हूँ या नहीं। सो आदमी की बेटी ने वैसा ही किया जैसा कि गाय ने उससे करने के लिए कहा था। उसने बाल्टी गाय के सींगों से उतारी और उसका दूध दोहने बैठ गई। जैसे ही उसने गाय के थनों को हाथ लगाया, गाय के थनों से दूध की धारा बहकर बाल्टी में गिरने लगी। पहले तो उसने खूब पेट भरकर गाय का दूध पिया, फिर बाकी बचा हुआ दूध उसने उसके खुरों पर फेंक दिया और दूध दोहने वाली बाल्टी को उसके सींगों पर लटका दिया। वह फिर आगे चल दी। आगे चलकर उसको एक भेड़ मिला। उसके ऊपर बहुत लंबी लंबी ऊन थी। वह नीचे तक लटक रही थी और उसके पीछे पीछे जमीन पर घिसट रही थी। उसके सींगों पर एक बड़ी सी कैंची रखी हुई थी। भेड़ उस लड़की को देखकर बोला, ओह, जरा मेरी यह ऊन काट दो, क्योंकि मैं इसको बहुत देर से घसीटते हुए ही इधर से उधर घूम रहा हूँ। ये ऊन जहाँ से भी इसको जो कुछ भी मिलता है वही पकड़ लेती है। इसके अलावा ये इतनी गर्म है कि इसकी गर्मी से मेरा तो बस दम ही घुटा जा रहा है। जब तुम मेरी ऊन काट लो तो जितनी ऊन तुम्हें चाहिए तुम ले लेना और बाकी बची हुई ऊन मेरी गर्दन के चारों तरफ लपेट देना, फिर देखना कि मैं तुम्हारी किसी दिन सहायता करता हूँ या नहीं। आदमी की लड़की तो इसकी सहायता करने को तुरंत ही तैयार हो गई। भेड़ उसकी गोद में चुपचाप लेट गया और उसने उसकी सारी ऊन इतनी सफाई से काट दी कि उसकी खाल पर एक भी खरोंच नहीं आई। फिर उसने जितनी उससे ली जा सकी उतनी ऊन ले ली और बाकी की ऊन उस भेड़ की गर्दन में लपेट दी। यह सब करके वह फिर आगे चली। आगे चलकर उसको एक सेब का पेड़ मिला। उस पेड़ की सारी शाखें फलों के बोझ से नीचे जमीन तक झुकी जा रही थी और एक पतले से खंभे से चिपकी हुई थी। वह चिल्लाया, ओ मेहरबानी करके मेरे सेब तोड़ दो ताकि मेरी शाखें थोड़ी सीधी हो सके, क्योंकि इस तरह से बहुत देर तक टेढ़े खड़े होना बहुत ही मुश्किल काम है। पर जब तुम मेरी शाखें झुकाओ तो इनको बहुत जोर से मत झुका देना। फिर उसके बाद जितने सेब तुम खाना चाहो उतने तुम खा लेना और बाकी बचे हुए सेब मेरी जड़ के पास ही डाल देना और फिर देखना कि मैं किसी दिन तुम्हारी सहायता करता हूं या नहीं। सो इसने जितने सेब उसके हाथों से टूट सकते थे उतने सेब उसने उस पेड़ से अपने हाथों से तोड़ दिए। फिर उसने खंभा उखाड़ लिया और उससे और सेब तोड़ लिए। उसने पेट भरकर सेब खाए और बाकी बचे हुए सेब उस पेड़ की जड़ में ही डाल दिए। यह करके अब वह फिर आगे चली। अब की बार वह बहुत देर तक चलती रही। आखिर वह एक खेत पर बने घर में आ पहुंची। वहां ट्रॉल का सरदार अपनी बेटी के साथ रहता था। वह उस घर के अंदर चली गई और अंदर जाकर वहां रहने के लिए जगह मांगी। बूढ़ी जादूगरनी बोली, ओह, यहाँ कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कई नौकरानियां आई पर कोई भी ठीक नहीं थी। पर उस लड़की ने उनसे इतनी दया भरी प्रार्थना की कि उन्होंने उसको इस शर्त पर रख लिया कि वह पहले उसका काम देखेंगे फिर उसको पक्की नौकरी पर रखेंगे। सो आखिरकार उन्होंने उसको रख लिया। उन्होंने उसको एक छलनी दी और उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। हालांकि उसको यह बहुत अजीब लगा कि वह छलनी में पानी भरकर लाए, फिर भी वह उसको लेकर उसमें पानी लाने के लिए चल दी। जब वह कुएं के पास आई तो वहां बैठी छोटी छोटी चिड़िया गाने लगी, इसको मिट्टी में सानो फिर इसमें भूसा मिलाओ, इसको मिट्टी में सानो फिर इसमें भूसा मिलाओ। उस लड़की ने ऐसा ही किया। उसने देखा
कि अब वह उसमें पानी भर सकती थी, क्योंकि अब उस चलनी के छेद बंद हो चुके थे। वह उस पानी को लेकर घर पहुंची तो बूढ़ी जादूगरनी ने उससे कहा, यह पानी तुमने अपनी छाती से तो नहीं निकाला है? फिर उसने उससे गायों के बारे में जानने के लिए कहा कि वह वहां जाए और गायों का गोबर साफ करे और उनका दूध दूह कर लेकर आए। पर जब वह वहां गई तो उसको वहां एक भूसा उठाने वाला ही मिला, जो इतना भारी था कि वह तो उसको हिला भी नहीं सकती थी। उससे काम तो वह कैसे करती? वह नहीं जानती थी कि वह क्या करे या उस भूसा उठाने वाले का भी वह क्या करे। पर छोटी छोटी चिड़ियों ने फिर गाया कि वह झाड़ू ले ले और उससे थोड़ा सा गोबर चारों तरफ उछाल दे, तो बाकी बचा हुआ गोबर उसके पीछे पीछे अपने आप ही उछलकर बाहर चला जाएगा। सो उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने झाड़ू से ऐसा किया, गायों का बाड़ा इतना साफ हो गया जैसे अभी अभी बुहारा गया हो और धोया गया हो। अब उसको गायों का दूध निकालना था, पर वे सब इतनी बेचैन थी कि जैसे ही वह उनको छूती तो वे उसको लात मारती। वे तो उसको अपने पास भी नहीं आने दे रही थी। दूध दुहाना तो दूर। चिड़ियों ने बाहर फिर गाया। चिड़ियों के पीने के लिए एक छोटी सी बूंद दूध की एक छोटा सा खाना। सो उसने वही किया। किसी तरह से उसने एक गाय का एक बूंद दूध दुहा और उसे चिड़ियों को पिला दिया। चिड़ियों के दूध पीते ही सारी गायें सीधी खड़ी हो गईं और उन्होंने उस लड़की को अपना दूध दोहने दिया। न तो उन्होंने उसको लात मारी और न ही वे बहुत ज्यादा हिली डुली। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपनी एक टांग भी नहीं उठाई। इसलिए जब जादूगरनी ने उसको दूध लाते आते देखा तो वह चिल्लाई, यह दूध तुमने अपनी छाती से तो नहीं निकाला है? फिर उसने उसको कुछ काले रंग की ऊन दी और कहा कि वह उसको धोकर सफेद कर लाए। अब उस लड़की को तो पता ही नहीं था कि वह उस काली ऊन को सफेद कैसे करे। फिर भी उसने कुछ कहा नहीं और वह ऊन उससे लेकर कुएं की तरफ चल दी। वहां उन छोटी छोटी चिड़ियों ने फिर गाया और उससे कहा कि वह उस ऊन को पास के गड्ढे में डुबो दे। उस लड़की ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने उस ऊन को उस गड्ढे में डुबोया और बाहर निकाला तो वह ऊन तो बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद थी। वह उस ऊन को लेकर जादूगरनी के पास पहुंची। जैसे ही वह जादूगरनी के पास पहुंची तो जादूगरनी तो यह देखकर फिर चिल्ला पड़ी, ओह, तुमको तो रखना ठीक नहीं है। तुम तो सब कुछ कर सकती हो और आखिर में तो तुम मेरी जिंदगी का रोग ही बन जाओगी। अच्छा, तो यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लो, ये अपनी मजदूरी लो और जाओ। फिर बूढ़ी जादूगरनी ने 3 संदूकची निकाली, एक लाल, एक हरी और एक नीली, और उनको उस लड़की को दिखाते हुए बोली, तुम अपनी मजदूरी के लिए इनमें से कोई सी भी एक संदूकची ले लो, जो भी तुम्हें अच्छी लगे। अब उस लड़की को तो पता नहीं था कि वह उनमें से कौन सी संदूकची चुने, पर तभी छोटी छोटी चिड़ियों ने गाया, तुम लाल संदूकची मत लो और तुम हरी संदूकची भी मत लो। तुम नीली संदूकची ले लो, जिसमें तुमको 3 क्रॉस एक लाइन में रखे दिखाई देंगे। हमने उनके निशान उसमें देखे हैं, इसलिए हमको यह मालूम है। सो जैसा कि चिड़ियों ने उससे अपने गाने में कहा था, उसने नीले रंग की संदूकची जादूगरनी से ले ली। बूढ़ी जादूगरनी फिर चिल्लाई, बुरा हो तेरा। अब देखना, अगर मैं तुझको इसके लिए कोई सजा न दूं तो। जैसे ही आदमी की बेटी अपनी नीली संदूकची लेकर चली, बूढ़ी जादूगरनी ने उसके पीछे लोहे की एक जलती हुई सलाख फेंक कर मारी, पर वह दरवाजे के पीछे की तरफ कूद गई और वहां जाकर छिप गई। इससे वह सलाख उसको छू भी न सकी, क्योंकि उसकी दोस्तों यानी छोटी छोटी चिड़ियों ने उसे पहले ही बता दिया था कि उस सलाख से उसे कैसे बचना है। इसके बाद वह वहां से जितनी तेज चल सकती थी चल दी, पर जब वह सेब के पेड़ के पास पहुंची तो उसने अपने पीछे सड़क पर आती हुई कट कट की एक बहुत ही भयानक आवाज सुनी। यह आवाज उस जादूगरनी की और उसकी बेटी के आने की आवाज थी। यह देखकर वह लड़की तो इतनी घबरा गई और डर गई कि उसकी समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे, कि तभी उसने सेब के पेड़ की आवाज सुनी, तुम यहाँ मेरे पास आओ। ओ लड़की, क्या तुम सुन रही हो? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मेरे साये में आकर छिपकर खड़ी हो जाओ, क्योंकि अगर उन्होंने तुमको देख लिया तो वे यह संदूकची तुमसे ले लेंगी और तुमको फाड़ कर मार डालेंगी। सो वह उस सेब के पेड़ के नीचे जाकर छिप गई। जैसे ही वह वहां जाकर छिपी, वैसे ही वह बूढ़ी जादूगरनी और उसकी बेटी वहां आ पहुंची। बूढ़ी जादूगरनी ने सेब के पेड़ से पूछा, ओह सेब के पेड़, क्या तुमने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? सेब का पेड़ बोला, हाँ हाँ, मैंने देखा है। एक लड़की यहाँ से 1 घंटा पहले भागती हुई गई थी, पर अब तक तो वह इतनी दूर पहुंच गई होगी कि वह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। यह सुनकर वह बूढ़ी जादूगरनी वहां से लौट गई और अपने घर चली गई। उसके बाद वह लड़की
सेब के पेड़ के नीचे से निकली और आगे चल दी। वह जब तक भेड़ के पास पहुंची तो उसने फिर से अपने पीछे सड़क पर आती हुई कट कट की एक बहुत ही भयानक आवाज सुनी। वह तुरंत ही समझ गई कि वह आवाज उस जादूगरनी के आने की आवाज थी। वह फिर से बहुत डर गई। उसकी समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे कि तभी उसने भेड़ की आवाज सुनी, इधर आ जा वो लड़की, मैं तेरी सहायता करूंगी। यहाँ आकर तू मेरी ऊन के नीचे छिप जा। इस तरह से वह तुझे देख नहीं पाएगी, क्योंकि अगर उसने तुझे देख लिया तो वह यह संदूकची तुझसे छीन लेगी और तुझे फाड़कर मार डालेगी। सो लड़की भेड़ की ऊन के नीचे जाकर छिप गई। जैसे ही वह वहां जाकर छिपी, वैसे ही वह बूढ़ी जादूगरनी वहां आ पहुंची। बूढ़ी जादूगरनी भेड़ से बोली, ओ भेड़, क्या तूने यहां से किसी लड़की को जाते देखा है? भेड़ बोली, हाँ हाँ, मैंने देखा है। वह यहां से 1 घंटा पहले ही गई है, पर वह इतनी तेज भागी गई है कि तुम उसे कभी नहीं पकड़ सकती। यह सुनकर जादूगरनी वापस अपने घर लौट गई। उसके बाद वह लड़की भेड़ की ऊन के नीचे से निकली और आगे चल दी। पर जब तक वह गाय के पास पहुंची तो उसने फिर से अपने पीछे सड़क पर आती हुई कट कट की एक बहुत ही भयानक आवाज सुनी। वह तुरंत ही समझ गई कि वह आवाज उस जादूगरनी के आने की आवाज थी। वह फिर से बहुत डर गई। उसकी फिर समझ में नहीं आया कि वह अब क्या करे कि इतने में उसने गाय की आवाज सुनी, इधर आ जा वो लड़की, मैं तेरी सहायता करूंगी। यहाँ आकर तू मेरे थनों के नीचे छिप जा। इस तरह से वे तुझे नहीं देख पाएगी, क्योंकि अगर उसने तुझे देख लिया तो वह यह संदूकची तुझसे ले लेगी और तुझे फाड़ कर मार डालेगी। सो लड़की गाय के थनों के नीचे जाकर छिप गई। बूढ़ी जादूगरनी ने गाय से पूछा, ओ गाय, क्या तूने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? गाय बोली, हाँ हाँ, मैंने देखा है। एक लड़की यहाँ से 1 घंटा पहले भागती हुई गई थी, पर अब तक तो वह इतनी दूर पहुंच गई होगी कि वह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। यह सुनकर वह बूढ़ी जादूगरनी वहां से लौट गई और अपने घर चली गई। उसके बाद वह लड़की गाय के थनों के नीचे से निकल आई और आगे चल दी। चलते चलते वह हैज के पास पहुंची तो उसने फिर से अपने पीछे सड़क पर आती हुई कट कट की एक बहुत ही भयानक आवाज सुनी। वह समझ गई कि यह उसी बूढ़ी जादूगरनी और उसकी बेटी के आने की आवाज है। अब वह क्या करे? अब की बार तो बस उसकी जान ही निकलने वाली थी, पर वह करे क्या, यह उसकी समझ में नहीं आया कि इतने में उसने हैज की आवाज सुनी, इधर आ जा वो लड़की, मैं तेरी सहायता करूंगी। यहाँ आकर तू मेरे पत्तों और टहनियों के नीचे छिप जा। इस तरह से वे तुझे नहीं देख पाएंगी, क्योंकि अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो वे यह संदूकची तुझसे ले लेंगी और तुझे फाड़कर मार डालेंगी। सो लड़की हैज के पत्ते और टहनियों के नीचे जाकर छिप गई। बूढ़ी जादूगरनी ने हैज से पूछा, ओ हैज, क्या तूने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? हैज बोली, नहीं, मैंने तो किसी लड़की को यहाँ से जाते नहीं देखा, और इस बीच उसने आपको इतना बड़ा और ऊंचा कर लिया कि उसको पार करने के लिए किसी को 10 बार सोचना पड़ता। यह सुनकर वह बूढ़ी जादूगरनी के पास अब कोई चारा नहीं रह गया था कि वह वहां से घर वापस लौट जाए। सो वह वहां से वापस लौट गई और अपने घर चली गई। उसके बाद वह लड़की हैज के पत्तों और टहनियों के नीचे से निकल आई और अपने घर की तरफ चली गई। जब वह अपने घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसको वहां जिंदा देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गई और उससे और ज्यादा नफरत करने लगी। वहां से लौटने के बाद वह अब और ज्यादा होशियार और चतुर हो गई थी। वह अब देखने में भी बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसकी तरफ देखने में अब अच्छा लगता था, पर फिर भी वह उनके साथ नहीं रह सकी। उन्होंने उसको सूअरों के रहने की जगह रहने को भेज दिया। अब वही उसका घर था, सो उसने उसको खूब रगड़ रगड़ कर साफ किया और फिर वह नीली संदूकची खोली जो वह उस जादूगरनी के घर से अपनी मजदूरी के रूप में लाई थी। वह यह देखना चाहती थी कि उसको उसकी मजदूरी के रूप में क्या मिला था, पर जैसे ही उसने उसका ताला खोला तो उसको तो उसके अंदर इतना सारा सोना चांदी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दी कि वे उसमें से बाहर निकलनी शुरू हो गई और उस सुअरों के घर की दीवारों पर लटकना शुरू हो गई। अब वह सुअर का घर तो किसी राजा के महल से भी शानदार लगने लगा। जब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे वहां देखने आई तो वे तो आश्चर्य के मारे उछल ही पड़ी और पूछने लगी कि यह सब उसने कैसे बनाया। लड़की बोली, ओह, तुम देख नहीं रही कि यह तो मेरी अच्छी मजदूरी का फल है। ओह, वह कितना अच्छा परिवार था और उस परिवार की मालकिन भी कितनी अच्छी थी जिसकी मैंने सेवा की। तुमको उनके जैसा कहीं भी कोई भी नहीं मिल सकता। सो स्त्री की बेटी ने तुरंत ही यह सोच लिया कि वह भी वहां जाएगी और उस मालकिन की सेवा करेगी।
तो उसको भी ऐसे ही सोने की एक संदूकची मिल जाएगी। वे दोनों बहनें फिर से वही सूत काटने बैठी, पर इस बार स्त्री की बेटी कांटे काटने बैठी और आदमी की बेटी रुई काटने बैठी। शर्त यह थी कि जिसका भी सूत पहले टूटा वह कुएं में जाएगा। अब जैसा कि तुम सब समझ सकते हो कि स्त्री की बेटी का धागा पहले टूट गया तो वह कुएं में चली गई। इस बार भी वैसा ही हुआ जैसे पहले हुआ था। वह कुएं की तली में गिर पड़ी, पर उसको उस गिरने से कोई चोट नहीं आई। वह तो वहां हरी हरी घास के मैदान में खड़ी थी। वह कुछ दूर आगे चली तो वह एक हैज के पास आई। हैज बोली, ओ लड़की, मेरे ऊपर बहुत जोर से मत चलना, बाद में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। स्त्री की बेटी ने सोचा, मैं इसकी परवाह क्यों करूं, सो वह उसके ऊपर से होकर चली गई, जब तक कि वह सारी की सारी हैज कुचल नहीं गई और कराहने नहीं लगी। कुछ दूर और आगे जाने पर उसको एक गाय मिली। गाय उससे बोली, मेहरबानी करके मुझे दुहती जाओ, मेरे थन दूध के बोझ से फटे जा रहे हैं। मैं बाद में तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम जितना चाहे उसमें से उतना दूध पी लेना, पर जितना बचे वह मेरे खुरों पर फेंक देना। उसने उस गाय को दुहा और तब तक उसका दूध पीती रही जब तक वह और दूध नहीं पी सकी। पर जब वह वहां से चली तो उसके पास गाय के खुरों पर डालने के लिए दूध बिल्कुल भी नहीं बचा था। और जहां तक उस बाल्टी का सवाल था जिसने उसने उसका दूध दुहा था, वह उसने पहाड़ी के नीचे लुढ़का दी थी। वह फिर से आगे चल दी। कुछ और दूर चलने के बाद उसको एक भेड़ मिला जो उसके साथ साथ अपने पीछे पीछे अपनी ऊन लटकाई चल रहा था। भेड़ ने लड़की से कहा, मेहरबानी करके मेरी ऊन काट दो, बाद में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ऊन काट कर तुम उसमें से जितनी चाहे उतनी ऊन ले लेना, पर बाकी बची हुई ऊन मेरी गर्दन में लपेट देना। लड़की ने यह सब कर तो दिया, पर उसने इसे इतनी लापरवाही से किया कि उसने बेचारे भेड़ के शरीर में से बड़े बड़े टुकड़े भी काट लिए, और जहां तक ऊन का सवाल था वह तो उसकी सारी ऊन लेकर चली गई। उसकी गर्दन में बांधने के लिए जरा सी भी ऊन नहीं छोड़ी। आगे कुछ दूर चलने के बाद उसको एक सेब का पेड़ मिला जो फलों से भरपूर था और उसी की वजह से टेढ़ा भी खड़ा था। सेब का पेड़ बोला, मेहरबानी करके मेरे पैर के सेब तोड़ दो ताकि मेरी शाखाएं सीधी बढ़ सके, क्योंकि इस तरह से टेढ़े खड़े रहना बहुत मुश्किल काम है। पर जरा ध्यान रखना कि फल तोड़ते समय मुझे बहुत जोर से मत मारना। तुम चाहे जितने सेब खा लेना, पर बाकी बचे हुए सेब मेरी जड़ के चारों तरफ डाल देना, मैं फिर तुम्हारी सहायता करूंगा। लड़की ने उस पेड़ के सेब तोड़े तो पर उसने वही सेब तोड़े जो उसके सबसे पास थे। बाकी दूर लगे सेब तोड़ने के लिए उसने डंडे से पेड़ को बहुत जोर से मारा। इससे उसके फल ही नहीं बल्कि कई शाखाएं भी टूट गई। फिर उसने खूब सारे सेब खाए जब तक उससे सेब और नहीं खाए गए। बाकी बचे हुए सेब उसने पेड़ के नीचे फेंक दिए और आगे चल दी। काफी दूर जाने के बाद वह एक खेत के पास आ पहुंची जहां वह बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। वहां आकर उसने उससे ठहरने के लिए जगह मांगी तो उस जादूगरनी ने कहा कि उसको अब कोई नौकरानी नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई भी नौकरानी उसके किसी काम की नहीं थी। या तो वे उसके लिए बहुत होशियार थी या फिर उन्होंने उसको उसकी चीजों के साथ धोखा दिया था। पर स्त्री की बेटी कहाँ मानने वाली थी, उसको तो उस जादूगरनी के घर में काम करना ही था। सो जादूगरनी को उसे रखना ही पड़ा। उसने उसको इस शर्त पर रख लिया कि वह उसका काम देखेगी, फिर उसको अगर उसका काम अच्छा लगा तो वह उसको पक्की तरह से रख लेगी। जादूगरनी ने पहला काम उसको यह दिया कि उसको चल्ली में पानी भरकर लाकर दे। सो वह कुएं के पास गई और चल्ली में पानी भरने की कोशिश करने लगी। वह जैसे ही चलनी में पानी भरती वह उसके छेदों में से बाहर निकल जाता। तभी छोटी छोटी चिड़ियों ने गाया, इसको मिट्टी में सानो फिर इसमें भूसा मिलाओ, इसको मिट्टी में सानो फिर इसमें भूसा मिलाओ। पर उसने चिड़ियों के गाने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उनकी तरफ उसने इतनी मिट्टी फेंकी कि वे वहां से उड़ गईं। इस तरह से वह उस छलनी में पानी नहीं भर सकी और उसको बिना पानी के ही घर जाना पड़ा। इस तरह से बिना पानी लिए घर आने पर जादूगरनी ने उसको बाहर डांटा। फिर उसको गायों का घर साफ करने के लिए और उनका दूध दोहने के लिए भेजा गया। पर उसने तो ऐसे काम कभी किए नहीं थे, सो उसने सोचा कि वह तो ऐसे काम करने के लिए बहुत अच्छी थी। फिर भी वह गायों के घर तक गई। पर जब वह वहां पहुंची तो वहां उसको सिवाय एक गोसा उठाने वाले के और कुछ नहीं मिला जिससे वह वहां की सफाई कर सकती। और वह भी इतना भारी था कि वह तो उसको हिला भी नहीं सकी। उससे काम तो वह कैसे करती। चिड़ियों ने उससे भी वही कहा जो उन्होंने उसकी सौतेली बहन से कहा था। उन्होंने उससे कहा
कि वह झाड़ू लेकर केवल थोड़ा सा गोबर वहां से उठा दे और बाकी गोबर उसके पीछे पीछे उड़ जाएगा। पर उसने झाड़ू उठाकर चिड़ियों की तरफ फेंक दी। फिर वह उनका दूध दोहने गई। गायें बहुत ही बेचैन थी कि जैसे ही वह उनको दोहने के लिए छूती तो वे उसको लात मारती और धक्का मारती। वह अपनी बाल्टी में उनका केवल बहुत थोड़ा सा ही दूध निकाल पाती कि तभी चिड़ियों ने फिर गाया। चिड़ियों के पीने के लिए एक छोटी सी बूंद दूध की एक छोटा सा खाना, पर उसने गायों को बहुत डांटा और मारा। फिर उसके हाथ में जो कुछ आया उसने वही चिड़ियों की तरफ फेंक दिया। यह सब उसने कुछ इस तरह से किया कि देखने में वह सब बहुत खराब लग रहा था। इसलिए वह इस बार भी गायों के घर को साफ करने और उनको धोने के मामले में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर सकी। सो इस बार जब वह घर आई तो उसको जादूगरनी की डांट तो सहनी ही पड़ी, साथ में उसको मार भी पड़ी। बाद में उसको काले रंग की ऊन को सफेद करने के लिए भेजा गया, पर उसमें भी वह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर सकी। इसके बाद जादूगरनी अंदर से 3 संदूकचियां निकाल कर लाई, एक लाल, एक हरी और एक नीली, और उससे बोली कि उसको उसकी सेवाओं की कोई जरूरत नहीं थी। पर उसने जो कुछ वहां काम किया था उसके बदले में वह उनमें से कोई भी संदूकची चुन सकती थी, जो भी उसको अच्छी लगे। तभी छोटी चिड़ियों ने गाया, न तो तुम लाल लो, न तुम हरी लो, पर तुम नीली लो, जिसमें 3 छोटे क्रास है। हमने क्योंकि उनके निशान देखे हैं इसलिए हमें मालूम है। उसने चिड़ियों के गाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसने लाल वाली संदूकची चुन ली, क्योंकि वह उसकी आंखों को बहुत सुंदर लग रही थी। लाल संदूकची लेकर वह अपने घर चल दी। वह बहुत शांति से और आराम से घर चली गई, क्योंकि उसका पीछा करने वाला कोई नहीं था। जब वह अपने घर पहुंची तो उसकी माँ तो खुशी के मारे कूदकर उसके पास पहुंच गई। दोनों ने मिलकर उस संदूकची को एक आतिशदान पर रख दिया, क्योंकि उन्होंने तो इसके बारे में कुछ और सोचा ही नहीं था कि उसमें सोने चांदी के अलावा भी और कुछ हो सकता है। वे तो बस यह सपना देख रही थी कि उस सोने की संदूकची से अपना घर उस सुअर के घर जैसा सजा लेंगी। वहां जाकर उन्होंने उस संदूकची को खोला। लो, जब उन्होंने उसको खोला तो उसमें से क्या निकला? उसमें से तो मेंढक सांप निकल पड़े। और उससे भी बुरी बात यह कि जब भी वे मुंह खोलती उनके मुंह से या तो कोई मेंढक कूद कर बाहर आ जाता, या फिर कोई सांप बाहर रेंग जाता, या फिर कई तरह के कीड़े बाहर निकल पड़ते। इस वजह से अब कोई उनके साथ ही नहीं रह पा रहा था। तो यह इनाम मिला उस लड़की को उस जादूगरनी के साथ काम करने का। यह लोक कथा भी 5 नॉर्स देशों में से नॉर्वे देश की लोक कथाओं से ली गई है। यह कहानी एक पहाड़ी के ऊपर से शुरू होती है। वहां हवा बहुत तीखी और ठंडी थी। आसमान बिल्कुल साफ और नीला था। हरे हरे घास के मैदानों में हवा के चलने से घास इधर उधर हिल रही थी। उस पहाड़ी के ऊपर 3 बिल्ली बकरे रहते थे, एक सबसे बड़ा, एक बीच का और एक सबसे छोटा। उस दिन बड़ी वाले बिल्ली बकरे का मन नहीं लग रहा था, तो वह अपने दोनों छोटे भाइयों से बोला, मैं रोज रोज उसी मैदान में से खाना खाते खाते थक गया हूँ। मैं उस नदी के उस पार वाले मैदान में से खाना खाना चाहता हूँ। छोटा भाई बोला, नहीं बड़े बिल्ली भाई, हम लोग उस नदी को पार नहीं कर सकते। वह नदी तो बहुत गहरी है और उसका बहाव भी बहुत ज्यादा है। हम लोग तो उसमें बह जाएंगे। बीच वाला भाई बोला, इसके अलावा हम लोग पुल पर से भी नहीं जा सकते बड़े भाई, क्योंकि उस पुल के नीचे एक बहुत बड़ा ट्रॉल रहता है। अगर हम लोग उस पुल के ऊपर से जाएंगे तो वह हमको खा जाएगा। बड़ी बिल्ली बकरी ग्रफ ने अपने बड़ी बड़ी गोल सींगों वाला सिर इधर उधर हिलाते हुए कहा, मैं उस ट्रॉल से नहीं डरता। कहकर उसने जमीन पर अपना बड़ी खुर वाला पैर पटका। 1 बार, 2 बार, 3 बार वह फिर बोला, उसको मुझे खाने के लिए आने तो दो, फिर हम देखते हैं कि कौन जीतता है। बीच वाला बकरा बोला, पर जब वह तुमको खाने के लिए वहां आएगा तो हम लोग तो उसको देखने के लिए वहां होंगे नहीं, क्योंकि वह हम दोनों को तो पहले ही खा चुका होगा। बड़ा बकरा घास के मैदान में चारों तरफ नाचता हुआ चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा छोटे भाई, तुम देखना, ऐसा नहीं होगा। उसके बड़े बड़े खुरों ने उस घास के मैदान में नाचने से बड़े बड़े गड्ढे बना दिए थे। वह बोला, मेरे दिमाग में एक प्लान है। सो तीनों बकरों ने अपने सिर एक साथ मिलाए और आपस में एक दूसरे से बहुत देर तक फुसफुसाकर बात करते रहे। फिर उठे और उस चौड़े घास के मैदान को पार करके पुल की तरफ चल दिए। यह पुल उस तेज बहने वाली नदी के ऊपर बना हुआ था, जो उस घास के मैदान को 2 हिस्सों में बांटती थी। एक घास का मैदान उस पुल के इस तरफ था और दूसरा घास का मैदान उस पुल के दूसरी तरफ था।
छोटे बकरे ने हिम्मत के साथ एक लंबी सांस भरी और लकड़ी के उस ऊबड़ खाबड़ पुल पर अपना पैर रखा। जैसे जैसे वह उस पुल पर आगे की तरफ चलने लगा, उसके छोटे छोटे खुर उस पुल को इधर उधर हिलाने लगे। एक बड़ी गोल आंखों के जोड़े ने पुल के नीचे से अंधेरे में से झांका। वे ट्रॉल की आंखें थीं। ट्रॉल बोला, ये कौन है जो मेरे पुल पर से जा रहा है? और इसके बाद ही एक बालों वाली बाह पुल के नीचे अंधेरे में से बाहर निकली और उसने पुल की रेलिंग पकड़ ली, जो उस छोटे बकरे के पास ही थी। वह छोटा बकरा अपनी छोटी सी आवाज में बोला, ये मैं हूं ट्रॉल दादा, सबसे छोटा बिल्ली बकरा, जिसमें केवल हड्डियां और खाल ही है। मैं मोटा होने के लिए उस पार वाले घास के मैदान में घास खाने जा रहा हूं। तभी ट्रॉल के दूसरे हाथ ने भी उस रेलिंग को पकड़ा और वह अपनी इतनी गहरी आवाज में बोला कि सारा का सारा पुल हिल गया। मैं तुमको खाने आ रहा हूं। छोटा बिल्ली बकरा यह सुनकर सिर से पैर तक कांप गया, पर फिर भी हिम्मत करके बोला, तुम मुझे खाने आ रहे हो? पर मैं तो बहुत छोटा हूं। मैं तो तुम्हारे जितने बड़े ट्रॉल के मुंह के लिए एक कौर के बराबर भी नहीं हो। तुम मेरे बड़े भाई के आने का इंतजार करो, वह मेरे पीछे ही आ रहा है। वह मुझसे बहुत बड़ा है, तुम उसको खा लेना। ट्रॉल को यह बात कुछ ठीक सी लगी। इस छोटे से बकरे के पीछे क्यों लगना, जबकि इससे बड़ा बकरा इसके पीछे आ रहा है। सो ट्रॉल चिल्लाया, तुम मेरे पुल से हट जाओ और यहां तब तक नहीं आना जब तक तुम बड़े और मोटे ना हो जाओ। और यह कहकर वह पुल के नीचे अंधेरे में खिसक गया। छोटा बिल्ली बकरा बोला, ठीक है जनाब, धन्यवाद। और अपनी जीत की खुशी मनाता हुआ पुल के पार दूसरे घास के मैदान में चला गया। वह खुश था कि उनका प्लान काम कर रहा था। जब छोटा बिल्ली बकरा दूसरी तरफ पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया, तब उनके बीच वाले भाई ने उस पुल पर अपना कदम रखा। उसके बीच के साइज के खुर उस पुल पर चप चप करके आवाज कर रहे थे और उसके कदमों से वह पुल इधर उधर हिल भी रहा था। उसके खुरों की आवाज सुनकर एक बार फिर एक बड़ी गोल आंखों के जोड़े ने पुल के नीचे के अंधेरे में से झांका। वे ट्रॉल की आंखें थी। ट्रॉल बोला, ये कौन है जो मेरे पुल पर से जा रहा है? और इसके बाद ही एक बालों वाली बांह पुल के नीचे से अंधेरे में से बाहर निकली और उसने पुल की रेलिंग पकड़ ली, जो उस बीच वाले बकरे के पास ही थी। वह बीच वाला बकरा अपनी छोटी सी आवाज में बोला, यह मैं हूं, बीच वाला बिल्ली बकरा ट्रॉल दादा, जिसकी जारी की वजह से केवल हड्डियां और खाल ही रह गई है। मैं मोटा होने के लिए पुल के उस पार वाले घास के मैदान में घास खाने जा रहा हूं। ट्रॉल की टेढ़ी मेढ़ी लंबी नाक के दोनों तरफ दो जलती हुई अंगारे जैसी आंखों ने पुल की रेलिंग के बीच से झांका और वह बोला, मैं तुमको खाने आ रहा हूं, ओह बिल्ली बकरे। उसकी आवाज इतनी मोटी और भारी थी कि उससे सारा पुल हिल गया। बीच वाला बकरा हंसा और बोला, तुम मुझे खाने आ रहे हो, पर तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मैं तो जारी की वजह से वैसे ही बहुत पतला हो रहा हूं। मैं तो तुम जैसे बड़े ट्रॉल का केवल 1 या 2 कौर जितना बड़ा हूं। तुमको मेरे बड़े भाई का इंतजार करना चाहिए। वह मुझसे बहुत बहुत बड़ा है, उसको खाकर तुम्हारा पेट भर जाएगा। ट्रॉल को यह बात कुछ ठीक सी लगी। उसने सोचा, इस बीच वाले बकरे के पीछे भी क्यों लगना, जबकि इससे बड़ा बकरा इसके पीछे आ रहा है। सो ट्रॉल चिल्लाया, तुम मेरे पुल से हट जाओ और यहां तब तक मत आना जब तक तुम बड़े और मोटे ना हो जाओ। और यह कहकर वह पुल से नीचे अंधेरे में खिसक गया। छोटा बिल्ली बकरा बोला, ठीक है जनाब, मैं जा रहा हूं। और अपनी जीत की खुशी मनाता हुआ वह भी पुल के पार दूसरे घास के मैदान में चला गया। वहां जाकर वह अपने छोटे भाई के पास पहुंच गया। वह भी खुश था कि उनका प्लान काम कर रहा था। वहां पहुंचकर दोनों पुल की तरफ यह देखने लगे कि देखिए अब बड़ी वाली बिल्ली बकरे पर क्या बीतती है। अब बड़ी बिल्ली बकरे ने लकड़ी के उस ऊबड़ खाबड़ पुल पर कदम रखा। टोंक टोंक उसके बड़ी बड़ी खुरों ने उस पुल के तख्तों को झुकाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसके बोझ तले वह पुल चरचराने लगा। एक बड़ी गोल आंखों के जोड़े ने पुल के नीचे से अंधेरे में से झांका। वे ट्रॉल की आंखें थी। ट्रॉल गर्जा, ये कौन है जो मेरे पुल पर से टोंक टोंक करता जा रहा है? ये कहकर वह एक ही कूद में उस पुल के ऊपर आ गया। उस बड़े और बालों वाली ट्रॉल को देखकर बड़ी बिल्ली बकरे ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बड़े आदर से अपना बड़ा सिर झुकाकर बोला, यह मैं हूं ट्रॉल जी। ऐसा करने से उसके दोनों बड़े सींग उस ट्रॉल की तरफ हो गए और यह कहकर वह ट्रॉल की तरफ दौड़ पड़ा। वह जाकर ट्रॉल से टकरा गया। बड़ी बकरी ने ट्रॉल को अपने सींगों पर उठा लिया था। सींगों पर उठाकर
उसने ट्रॉल को जोर से ऊपर उछाल दिया। आह! ट्रॉल चिल्लाया। उसके पुल पर से पैर उखड़ चुके थे और वह हवा में बहुत दूर ऊपर तक उछल चुका था। वहां से वह सिर के बल पुल के ऊपर गिर पड़ा। इससे वह पुल ऊपर से लेकर नीचे तक जोर की आवाज के साथ जोर से हिल गया। फिर बड़े बिल्ली बकरे ने ट्रॉल के ऊपर अपने बड़ी खुर जोर जोर से रखी, जिससे ट्रॉल पुल की लकड़ी के तख्तों पर कुचल गया। उसके बाद उसने उसको फिर अपने बड़े बड़े सींगों के ऊपर उठाया और अब की बार उसने उसको उठाकर नीचे नदी में फेंक दिया। पानी का बहाव तेज था। ट्रॉल उस पानी में बहता हुआ दूर चला गया और फिर वहां कभी नहीं देखा गया। बड़ा बिल्ली बकरा भी पुल के पार उस घास के मैदान में जाकर अपने दोनों भाइयों से मिल गया। अब वे तीनों भाई उस पुल पर से कभी भी आ जा सकते थे। सो सारी गर्मियां तीनों भाइयों ने दोनों घास के मैदानों की घास खूब प्रेम से खाई। इतनी बढ़िया और मुलायम घास खा खाकर तीनों भाई खूब मोटे हो गए और आराम से रहने लगे। सोने का समय हो रहा था। वह बोली, यह मुर्गी खाने की एक बड़ी भयानक कहानी है। जब मुझे उस कहानी की याद आती है तो मैं इतना डर जाती हूँ कि मैं रात को अकेली नहीं सो सकती। यह बड़ी अच्छी बात है कि इस समय यहाँ पर हम बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, तो मुझे यहाँ कोई डर नहीं है। और उसने अपनी साथिन मुर्गियों को एक कहानी सुनाई, जिसको सुनकर उनके भी पंख खड़े हो गए और मुर्गों की कलगियाँ नीचे को झुक गई। और ये कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। उसने कहना शुरू किया, लेकिन हम ये कहानी शुरू से ही कहना शुरू करेंगे। ये सब एक ऐसी जगह शुरू हुआ जो यहाँ से कुछ दूरी पर है और शहर के दूसरे हिस्से में है। वहाँ बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ रहते थे। सूरज डूब चुका था और सारे मुर्गे मुर्गियाँ अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए पंख फड़फड़ा रहे थे। वहाँ एक ऐसी मुर्गी भी थी जिसके पंख बिल्कुल सफेद थे। उसकी टांगें बहुत छोटी थी। वह मुर्गी बराबर अंडे देती थी और वहाँ की सब मुर्गियों में सबसे ज्यादा इज्जतदार मुर्गी समझी जाती थी। जैसे ही वह अपने सोने की जगह पर कूदी कि उसने अपनी चोंच अपने पंखों में मारी और उसका एक छोटा सा पर नीचे गिर पड़ा। वह उसको देखकर हंसते हुए बोली, जितना ज्यादा मैं अपने पंखों में अपनी चोंच मारूंगी और पर गिराऊंगी, मैं उतनी ही ज्यादा सुंदर लगूंगी। अब क्योंकि वह सारी बतखों में सबसे ज्यादा हंसी मजाक करती थी, इसलिए किसी ने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वह सोने चली गई। रात हो चुकी थी और सब मुर्गे मुर्गियां अपनी अपनी जगह पर बराबर बराबर सोए हुए थे। पर एक मुर्गी जो उस सफेद मुर्गी के बराबर में बैठी थी, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने उस सफेद मुर्गी की बात कुछ सुनी, कुछ नहीं सुनी। वैसे तो ऐसा ही होता है कि जिसको जो करना होता है वह करता है और जो नहीं करना चाहता वह नहीं करता। पर वह यह बात अपनी पड़ोसन से कहे बिना नहीं रह सकी। वह अपनी पड़ोसन से बोली, क्या तुमने सुना कि यहाँ अभी किसी ने क्या कहा? मैं किसी का नाम नहीं लेती, पर यहाँ एक मुर्गी है जो सुंदर दिखाई देने को लिए अपने पर नोचना चाहती है। मैं अगर मुर्गा होती तो मैं उसको जरूर ही उसको बुरा कहती। जब यह मुर्गी ये सब कह रही थी तो एक माँ उल्लू अपने पति और बच्चों के साथ वहीं बैठी थी। उन सब के कान बहुत तेज थे, सो उन सब ने अपनी पड़ोसन के वे सारे शब्द सुने जो उनकी पड़ोसन ने कहे थे। उन सब ने अपनी आंखें चारों तरफ गोल गोल घुमाई और माँ उल्लू अपने पंख फड़फड़ाकर बोली, उसकी बात मत सुनाओ, पर मुझे लगता है कि तुम सबने उसकी बात पहले ही सुन ली है कि उसने क्या कहा था। मैंने भी उसकी सारी बात अपने कानों से सुनी है। सबको सब कुछ सुनना भी चाहिए। इन मुर्गियों में से एक मुर्गी ऐसी है जो यह भूल गई है कि एक मुर्गी का बर्ताव क्या होना चाहिए। कितनी खराब बात है कि वह अपने पंख एक एक करके मुर्गे के सामने निकाल रही है। पिता उल्लू ने माँ उल्लू को डांटा, ये सब तुम क्या कह रही हो? ये क्या कोई बच्चों से करने की बात है? मैं जाकर अपनी पड़ोसन मादा उल्लू को बताऊंगी। वह बहुत अच्छी है, वह मेरी बात सुनेगी। और वह माँ उल्लू अपनी पड़ोसन मादा उल्लू को यह सब बताने के लिए उड़ गई। वहां जाकर उसने यह कहानी मादा उल्लू को बताई और फिर वे दोनों फाख्ताओं के घर की तरफ उड़ गई और वहां जाकर बोली, क्या तुमने सुना? क्या तुमने सुना? एक मुर्गी है जिसने एक मुर्गे के लिए अपने पंख नोच दिए हैं। अगर वह अभी तक नहीं मरी है तो अब वह ठंड में जरूर मर जाएगी। पास में बैठे कबूतरों ने सुना तो वे बोले, क्या 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 कहा तुमने? कहां कहां? अरे यहीं, पास वाले मुर्गी खाने में। मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। सारी कहानी तो बार बार नहीं दोहराई जा सकती।
पर है यह बिल्कुल सच। कबूतरों ने अपने कबूतर खाने में जाकर कहा, विश्वास करो, तुम लोग हमारा विश्वास करो, ये कहानी नहीं है, सच है कि एक मुर्गी है। पर कुछ का कहना है कि एक नहीं 2 मुर्गियां हैं जिन्होंने अपने सारे पंख नोचकर फेंक दिए हैं और इसीलिए वे अब दूसरी मुर्गियों की तरह दिखाई नहीं देती। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि वे मुर्गों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। ऐसा करना बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि ऐसा करने से किसी को ठंड लग सकती है, कोई बुखार से मर सकता है, और इसीलिए वे दोनों मर गईं। मुर्गा चिल्लाया, जागो जागो, और वह एक तख्ते पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखें अभी भी नींद से झुकी जा रही थी, फिर भी वह खूब जोर से चिल्लाया। 3 मुर्गियां दिल टूटने की वजह से मर गईं। उन्होंने अपने सारे पर नोचकर फेंक दिए थे। ये बड़ी भयानक कहानी है, मेहरबानी करके यह बात औरों को भी बता दो। चमगादड़ चिल्लाए, इस कहानी को औरों को भी बता दो। सारे मुर्गे और बतखें चिल्लाए, इस कहानी को औरों को भी बता दो। इस तरह यह कहानी एक मुर्गी खाने से शुरू होकर दूसरे मुर्गी खाने और कबूतर खाने तक होती हुई फिर वहीं आ पहुंची जहां से वह शुरू हुई थी। और उस मुर्गी खाने में मुर्गियों ने सुना, ऐसा कहा जाता है कि 5 मुर्गियों ने अपने पंख केवल इसलिए नोच डाले ताकि वे दिखा सकें कि उनमें से कौन सबसे पतला था, और फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे को चोंच मार मार कर मार डाला। इस तरह उन्होंने अपने अपने परिवारों को बहुत बदनाम किया और साथ में अपने मालिकों का भी बहुत नुकसान किया। और वह मुर्गी जिसने अपना केवल एक ही छोटा सा पंख गिराया था, अपनी कहानी तो भूल गई और एक इज्जतदार मुर्गी होने के नाते बोली, मुझे उन मुर्गियों से सख्त नफरत है जिन्होंने इस तरह अपने पंख नोचकर फेंक दिए। हालांकि ऐसी और भी बहुत सारी मुर्गियां होंगी जो ऐसा करती होंगी। किसी को भी इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं इसके लिए जो कुछ भी मुझसे हो सकता है वह करने की कोशिश करूंगी। मैं इस कहानी को अखबार में छपवाऊंगी ताकि यह सारे देश में पहुंचे। इससे दूसरी मुर्गियों और उनके परिवारों को सीख मिलेगी। फिर यह कहानी अखबार वालों को दे दी गई। अखबार वालों ने इसे अखबार में छापा और यह कहानी सच है कि एक मुर्गी का छोटा सा पंख किस तरह 5 मुर्गियों की मौत में बदल गया। एक बार नॉर्वे में एक परिवार रहता था। उनके एक बेटा था जिसका नाम था जानी। परिवार की बकरियों की देखभाल करना जानी का खास काम था। उनके पास 3 बकरियां थी। वह रोज सुबह उन बकरियों को धोकर उनका दूध निकालता था और फिर उनको पहाड़ों की तरफ हाँक कर ले जाता था जहां वे सारा दिन घास चरती रहती। शाम को वह उनको वापस घर ले आता और फिर उनका दूध निकालता था। वैसे तो वे बकरियां ठीक से ही रहती थी, पर एक दिन एक दादी के बागीचे का दरवाजा खुला था, सो उसकी 3 बकरियां उस दादी के बागीचे में घुस गई और उन्होंने दादी के शलगमों के सारे पत्ते खाने शुरू कर दिए। ओह, ये नहीं हो सकता, कहते हुए जॉनी ने एक डंडी उठाई और उससे उनको दादी के बागीचे से बाहर निकालना शुरू कर दिया। पर बकरियां तो वहां से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे तो बस चारों तरफ घूम घूम कर उसके बागीचे में लगी शलगमों की पत्तियां ही खाई जा रही थी। जब जॉनी कुछ नहीं कर सका तो वह रुक गया और थक हार कर बैठ गया। बकरियां वे पत्ते खाती रही और जॉनी ने वहां बैठे बैठे रोना शुरू कर दिया। तभी सड़क पर एक लोमड़ी आई। उसने जॉनी से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो जॉनी भाई? जॉनी बोला, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरी ये बकरियां दादी के बागीचे में घुसकर उनके पत्ते खा रही है और मैं उनको उसके बागीचे से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं। लोमड़ी बोली, अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं उनको बागीचे में से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। ये कहकर वह लोमड़ी बागीचे के अंदर घुस गई और उन बकरियों को बाहर की ओर निकालने की कोशिश करने लगी। पर वे बकरियां तो बागीचे के बाहर निकल ही नहीं रही थी। वे चारों तरफ भागती रही पर बाहर नहीं निकली। आखिर लोमड़ी भी थक कर बैठ गई। जब लोमड़ी बैठ गई तो बकरियों ने दादी के पौधे फिर से खाने शुरू कर दिए। इधर लोमड़ी भी जॉनी के पास बैठ गई और रोने लगी। तभी सड़क पर एक कुत्ता आया। उसने उन दोनों से पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो जॉनी भाई और लोमड़ी बहन? लोमड़ी बोली, मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि जॉनी रो रहा है, और जॉनी इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी बकरियां दादी के बागीचे में घुस गई है और हम उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कुत्ता बोला, अच्छा, तो तुम लोग यहीं बैठो, मैं उनको बागीचे में से निकालने की कोशिश करता हूं। ये कहकर वह कुत्ता बागीचे के अंदर घुस गया और उन बकरियों को बाहर की ओर निकालने की कोशिश करने लगा। पर वे बकरियां तो बागीचे के बाहर निकल ही नहीं रही थी। वे फिर चारों तरफ भागती रही
और दादी के बागीचे में लगी शलगमों की पत्तियां खाती रही। कुत्ता भी आखिर थक कर बैठ गया। जब कुत्ता बैठ गया तो बकरियों ने दादी के पौधे फिर से खाने शुरू कर दिए। सो कुत्ता भी लोमड़ी और जानी के पास बैठ गया और उसने भी रोना शुरू कर दिया। तभी सड़क पर एक खरगोश आता दिखाई दिया। उसने जब तीनों को रोता देखा तो उनसे पूछा, तुम सब क्यों रो रहे हो जानी भाई, लोमड़ी बहन और कुत्ते भाई? कुत्ता बोला, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि लोमड़ी रो रही है, और लोमड़ी इसलिए रो रही है क्योंकि जानी रो रहा है, और जानी इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी बकरियां दादी के बागीचे में घुस गई है और हम उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। खरगोश बोला, अच्छा तो तुम लोग यहीं बैठो, मैं उनको बागीचे में से बाहर निकालने की कोशिश करता हूं। यह कहकर वह खरगोश बागीचे के अंदर घुस गया और उन बकरियों को बाहर की ओर निकालने की कोशिश करने लगा। पर बकरियां थी कि बागीचे के बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे चारों तरफ भागती रही पर बागीचे के बाहर नहीं निकली। आखिर खरगोश भी थक कर बैठ गया। जब खरगोश बाहर आकर बैठ गया तो बकरियों ने दादी के पौधे फिर से खाने शुरू कर दिए। खरगोश भी कुत्ता, लोमड़ी और जानी के पास आकर बैठ गया और उसने भी रोना शुरू कर दिया। तभी एक मधुमक्खी उधर से गुजरी तो उसने जब इन चारों को रोते देखा तो पूछा, तुम सब क्यों रो रहे हो? खरगोश बोला, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि कुत्ता रो रहा है, कुत्ता इसलिए रो रहा है क्योंकि लोमड़ी रो रही है, और लोमड़ी इसलिए रो रही है क्योंकि जानी रो रहा है, और जानी इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी बकरियां दादी के बागीचे में घुस गई है और हम सब उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। मधुमक्खी हंसी और बोली, अच्छा तुम सब यहीं बैठो, मैं उनको बागीचे में से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। यह सुनकर खरगोश बोला, तुम इतनी छोटी सी इन बकरियों को बाहर निकालोगी? जब हम सब यानी मैं, कुत्ता, लोमड़ी और जानी मिलकर भी इनको बाहर नहीं निकाल सके तो तुम इतनी छोटी सी इनको बाहर कैसे निकालोगी? मधुमक्खी बोली, तुम बस देखते जाओ। यह कहकर वह मक्खी उस बागीचे में उड़ी और उन बकरियों में से सबसे बड़ी बकरी के कान में जाकर घुस गई। उस बकरी ने अपना सिर जोर जोर से हिलाया ताकि वह उस मक्खी को अपने कान के बाहर निकाल सके। तब तक वह मक्खी उस बकरी के दूसरे कान में जाकर घुस गई। आखिर वह बकरी तंग होकर बागीचे के दरवाजे से बाहर की तरफ भागने लगी। वह मक्खी फिर दूसरी बकरी के एक कान में घुस गई और फिर उसके दूसरे कान में घुस गई और उसको वह जब तक तंग करती रही जब तक कि वह भी बागीचे के दरवाजे के बाहर की ओर नहीं भाग गई। यही उसने तीसरी बकरी के साथ भी किया और इस तरह उसने तीनों बकरियों को दादी के बागीचे से बाहर निकाल दिया। जानी बोला, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा ओ छोटी मक्खी। और वह पहाड़ों की तरफ अपनी बकरियों की देखभाल करने के लिए दौड़ गया जैसे वह रोज करता था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कोई काम करने के लिए किसी आदमी या जानवर का साइज मायने नहीं रखता, उसकी अक्ल मायने रखती है। अक्लमंद की हमेशा जीत होती है। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।